ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में हम बात करने वाले हैं वक्फ संशोधन विधेयक की। अब असमंजस, जो शंकाएं थी कि भाई बिल पेश होगा नहीं होगा, ये लगातार हिंदू मुसलमान का जो माहौल बन रहा है, ये आगे बढ़ेगा या इस पर विराम लग जाएगा, कयासों के बाजार पर विराम लग गया है। कल दोपहर 12 बजे सरकार वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश करने वाली है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू इसे पेश करेंगे और बाकायदा 8 घंटे इस पर चर्चा होने वाली है लोकसभा में, और कल ही लोकसभा से पास कराने की कोशिश करेगी सरकार, और परसों यानी कि 3 तारीख को, 3 अप्रैल को राज्यसभा में इसे पेश करेगी। अब इस बिल को मुसलमानों के लिए फायदेमंद बताया जा रहा है, पर मुस्लिम समाज वो भयभीत है, परेशान है, कह रहा है कि ये हमारे धर्म में, हमारी निजी आस्था में सरकार बेवजह दखल कर रही है। यानी कि फायदे के लिए है अगर मुसलमानों के, तो मुसलमान ही परेशान क्यों हैं, भयभीत क्यों हैं, और राजनीति इतनी गरमाई हुई क्यों है, ऐसा घमासान क्यों मचा हुआ है, वक्फ पर यह तकरार इतनी क्यों लगातार बढ़ रही है, यही अहम सवाल है। और सरकार को वक्फ बोर्ड में संशोधन करने या बदलाव करने की जरूरत 10 साल से सरकार है, ये 11वां साल है, अभी जरूरत महसूस क्यों हुई? और जो संशोधन किए गए हैं उससे जेडीयू और टीडीपी, 2 अहम घटक, अभी मैं एलजेपी यानी कि चिराग पासवान की पार्टी और जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी के बारे में तो बात ही नहीं कर रहा, क्या वो सरकार का साथ देंगे? यहीं पर पूरा का पूरा अंक गणित अटका हुआ है। सरकार 293 है इस वक्त एनडीए की जो संख्या बल है। जेडीयू के साथ अगर टीडीपी और आरएलडी और एलजेपी हट जाएं तो ये आंकड़ा आ जाता है 258। एलजेपी और आरएलडी साथ ही रहे सरकार के तो भी आंकड़ा बनता है 265। 272 है बहुमत का आंकड़ा। यहां पर भी खेल अटका हुआ है, या किसकी विचारधारा क्या है इसका भी पर्दाफाश अगले 2 दिनों में होने वाला है, या अभी देयर इज अ स्टिंग इन द टेल, अभी कहानी में कुछ ट्विस्ट भी आ सकता है। इन तमाम पहलुओं पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो कल दोपहर 12 बजे संसद में, देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में, सरकार वक्फ संशोधन विधेयक पेश करेगी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू इसे पेश करेंगे। 8 घंटे का वक्त रखा गया है चर्चा के लिए, और यह समय सीमा बढ़ भी सकती है। हो सकता है कल आधी रात तक चर्चा चलती रहे। लोकसभा में कौन बीजेपी की तरफ से बोलेगा, वो लिस्ट भी सामने आ गई है। और विपक्षी खेमे में इस वक्त इंडिया गठबंधन की एक बैठक भी चल रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, संजय सिंह, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट के लोग, तृणमूल कांग्रेस के सांसद, सब आपस में मंथन कर रहे हैं कैसे सरकार से 2-2 हाथ करेंगे। पर यहां पर सबसे दिलचस्प बात, एक डिलिशियस आयरनी शब्द का मैं इस्तेमाल करता हूं कई बार, अंग्रेजी का जो ये फ्रेज है, डिलिशियस आयरनी इस पूरे के पूरे विवाद में यह है कि सरकार कह रही है ये विधेयक, ये संशोधन हम लेकर आ रहे हैं मुसलमानों की भलाई के लिए, और विपक्षी खेमा कह रहा है कि मुसलमान तो डरे हुए हैं, आतंकित हैं, भयभीत हैं, यह उन्हें परेशान करने के लिए, उन्हें पूरी तरह से घेटोआइज करने के लिए लाया जा रहा है। अब इसमें भलाई छिपी हुई है या राजनीति छिपी हुई है, यह समझने के लिए मैंने कल भी आपको बताया था, तो
आज एक बार फिर दोहराना चाहूंगा, पहले तो यह समझ लीजिए ये वक्फ नाम की चिड़िया क्या होती है। यह अरबी भाषा का शब्द वकूफा से बना हुआ है। वक्फ धार्मिक या दान के मकसद से दी गई संपत्ति वो वक्फ कहलाती है, और वो अल्लाह के नाम हो जाती है, अल्लाह की हो जाती है। तो अल्लाह को जो चीज दे दी, खुदा को जो चीज दे दी, वो वापस तो ली नहीं जा सकती। और देश में कुल मिलाकर 32 वक्फ बोर्ड हैं, और फौज यानी कि सेना और रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड जमीन के मामले में तीसरा सबसे बड़ा जमीन मालिक है पूरे देश में। अब 10 साल से सरकार है, अब यह बदलाव क्यों लाया जा रहा है या करने की कोशिश क्यों की जा रही है, इसकी भी पृष्ठभूमि समझिए। दरअसल वक्फ एक्ट, यह कानून बना 1954 में। 1964 में सेंट्रल वक्फ काउंसिल का गठन हुआ। 1995 में इसमें बड़ा संशोधन हुआ और 2013 में एक बार फिर संशोधन किया गया। अब सरकार कह रही है कि देखिए बड़ा गड़बड़ झाला हो जाता है, कोई भी वक्फ के नाम पर किसी भी जमीन को वक्फ बोर्ड की बता देता है, ट्राइब्यूनल में ही जाकर सिर्फ अपील की जा सकती है, ना सिविल कोर्ट जा सकते, ना किसी और अदालत या हाई कोर्ट। तो इसको तो रोकने की जरूरत है, और अवैध कब्जे या गोरख धंधे का कोई जरिया बन जाए वो तो कतई नाकाबिले बर्दाश्त होता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। पर हमारे संविधान का अनुच्छेद 25 और 26 भी है, जिसमें धार्मिक आजादी के तहत इस तरह के संगठन जो बनते हैं या बोर्ड बने वो चलने देने चाहिए। यह अधिकार भी दिया गया है खास अल्पसंख्यकों को। पर अल्पसंख्यक इस बात का बेजा इस्तेमाल तो नहीं कर सकते, यह बात भी बिल्कुल सही है। अब उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के, वो कहते हैं एक ही मजहब को निशाना बनाया जा रहा है, केवल हमारे खिलाफ ही कार्रवाई की जा रही है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि यह असंवैधानिक बिल है, बीजेपी नागपुर का कानून थोपना चाहती है। जबकि संसदीय कार्य मंत्री जो इस बिल को पेश भी करेंगे, किरण रिजिजू, कह रहे हैं कि अगर हम असंवैधानिक कानून लाएंगे तो क्या सुप्रीम कोर्ट चुप बैठेगा। वक्फ की बताई जमीन का हिसाब किताब होना चाहिए, आम मुसलमान तो समर्थन कर रहा है। अब इसमें कैच लाइन आप देखिए, वक्फ की बताई जमीन का हिसाब किताब होना चाहिए, यानी कि किसी को भी बता देते हैं। अब ये कहीं आधी अधूरी जानकारी तो नहीं दी जा रही। 9,40,000 एकड़ जमीन है वक्फ के तहत जो आती है। कुल मिलाकर जो संपत्तियां हैं, ये मैंने अभी एकड़ की बात बताई तो कंफ्यूज मत होइएगा, 9,40,000 एकड़ वक्फ की जमीन है, लेकिन कुल संपत्तियां हैं 8,72,804। क्षेत्रफल और कुल संपत्तियों का फर्क समझिए। कब्रिस्तान के तहत 1,50,569 संपत्तियां आती हैं। कृषि भूमि 1,40,803, मस्जिद 1,19,280, दुकानें 1,13,193, मकान 92,517, भूखंड 64,975, दरगाह, मजार और मकबरा 33,502 और मदरसा 14,014। और 100% डिजिटाइजेशन, डिजिटलीकरण हो चुका है वक्फ की संपत्तियों का, यह मैं नहीं कह रहा। 2019 में तत्कालीन अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सदन के पटल पर कहा 8 नवंबर 2019 को, और सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया गया सरकार की तरफ से। कुमार नित्यानंद, अंडर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, और वो क्या कहते हैं, एंड आई एम कोटिंग इट, द डिजिटाइजेशन प्रोग्राम इज इन process since 2011 and records of 2,81,967 Waqf estates out of a total of 3,33,992 estates had already been digitized up to 30/6/2019, 30 जून 2019 तक। और आगे वो लिखते हैं एज ऑन 15/10/2019, 15 अक्टूबर 2019,
98.99 रिकॉर्ड्स स्टूड डिजिटाइज्ड, 98.99%, लगभग 99%। तो सारे रिकॉर्ड तो डिजिटाइज्ड हैं, तो फिर ये अवैध कब्जा, कोई कुछ गोरख धंधा कर रहा है, ये जानकारी कहां से आई? और बीजेपी तो अपने घोषणा पत्र में क्या लिखती है? बाकायदा हेडिंग है, वक्फ प्रॉपर्टीज। The BJP will examine the recommendations of the Joint Parliamentary Committee regarding Waqf properties headed by Shri K. Rahman Khan, Deputy Chairman Rajya Sabha, and would in consultation with Muslim religious leaders take steps to remove encroachments from and unauthorized occupation of Waqf properties. जहां कुछ गड़बड़ झाला है उसको ठीक करेगी। और 2013 का जो संशोधन आया उसमें तत्कालीन इनके सांसद, देश के सबसे युवा कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, यह गौरव भी उन्हें प्राप्त हुआ है, शाहनवाज हुसैन की बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल इस संशोधन विधेयक के साथ हैं 2013 में जो मनमोहन सरकार लेकर आई थी, लेकिन पारदर्शिता और जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। तो अब थोड़ा यह समझ से परे हो जाता है कि अब इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है। पर इसमें बड़ा सवाल ये कि बहुत सी पार्टियों की विचारधारा दरअसल क्या है, उसकी भी पोल खोल अगले 2 दिनों में होने वाली है। खास निगाहें होंगी जेडीयू, टीडीपी, एलजेपी और आरएलडी पर। आरएलडी, जयंत चौधरी ने तो कहा ना, पुलिसिंग द ऑरवेलियन 1984, जॉर्ज ऑरवेल की किताब का जिक्र किया था कि भाई तानाशाही करने लगे क्या कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, छत पर नहीं पढ़ी जा सकती। ये थॉट पुलिस हर जगह हमारे निजी जिंदगी में दखल दे रही है क्या? ये जयंत चौधरी ने कहा था। तो अब वक्फ संशोधन विधेयक पर क्या कहेंगे? चिराग पासवान क्या कहेंगे? हिंदू मुसलमान दंगे हुए तो गुजरात में 2002 में रामविलास पासवान ने एनडीए की सरकार से इस्तीफा दे दिया था। जेडीयू तो गंगा जमनी तहजीब का दम भरती है लगातार, अब वो साथ रहेगी क्या? और नीतीश के अलावा एक और एन फैक्टर, एन चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू की तरफ से आ रहा है हमारे 3 संशोधन थे, तो वो सरकार मान गई है तो हम समर्थन दे देंगे। कुछ कह रहे हैं वेट एंड वॉच, आने दीजिए ना, कल क्या प्रस्ताव आता है, क्या पेश किया जाता है विधायक के तौर पर। केसी त्यागी वरिष्ठ नेता हैं जेडीयू को, कह रहे हैं कुछ सुझाव दिए हैं, हमारे सांसद चर्चा के वक्त सदन में बात रखेंगे। सदन में बात रखेंगे या उससे आगे बात चली जाएगी। संजय झा एक और वरिष्ठ नेता हैं, देखिए अलग अलग बोली एक ही पार्टी में कैसे हो जाती है जेडीयू की। वो कह रहे हैं वक्फ बिल पहली बार नहीं आ रहा है, आने तो दीजिए, बिल क्या आता है देखते हैं। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं मेरी पार्टी बहस में हिस्सा लेगी, हम संशोधन रखेंगे। शाहनवाज हुसैन जिनका मैंने जिक्र किया वो कह रहे हैं कि सीएए की तरह बिल को लेकर मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है। गुमराह किया जा रहा है या मुसलमानों से बात ही नहीं की गई, जैसा किसानों से नहीं की गई थी। कृषि कानून लाते वक्त पहले तो वो तो अध्यादेश के तौर पर लाए गए, फिर कानून के तौर पर किसानों से, किन किसान संगठनों से बात की, ये खुलासा आज तक भी सरकार ने नहीं किया है। मोहसिन रजा बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो कहते हैं आज तक कभी भी वक्फ से दबे पिछड़े मुसलमानों का कोई कल्याण नहीं हुआ। हमने लखनऊ में देखा, कुछ इलाकों में देखा है कि मुसलमान दोनों एक ही समुदाय के 2 अलग अलग पक्ष आपस में आक्रामक भी होते दिखाई दिए। तो भला होगा कि यहां पर मुसलमानों का या राजनीतिक भला, राजनीतिक नफा नुकसान आंका जा रहा है। इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, वक्फ पर तकरार ध्रुवीकरण का नया हथियार और मुसलमानों के लिए बिल, फिर क्यों नहीं मिलते दिल। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से प्रोफेसर सौरभ मालवीय, जेडीयू का मैंने जिक्र किया, उनके युवा चेहरा हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अभिषेक झा,
मैंने एलजेपी का भी जिक्र किया, एलजेपीआर के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता AK वाजपेयी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फराज किदवई और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। और अभी अभी इंडिया की बैठक भी खत्म हो गई है। कल क्या कुछ रणनीति है, उस बैठक में हिस्सा ले रहे थे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं संजय सिंह, वो इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। संजय सिंह, क्या तैयारी की है इंडिया गठबंधन ने? सीधे आप उस बैठक से ही आ रहे हैं, अब यह तो साफ हो गया सरकार बिल लेकर आ रही है। देखिए संदीप भाई, आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। अभी मीटिंग चल रही थी बीच में ही, क्योंकि आपके साथ ये डिबेट थी वफ पे, तो इसलिए मैं इस मीटिंग के लिए इस डिबेट के लिए आ गया। मीटिंग अभी जारी है, तो अंत में क्या वो फैसला लेंगे वो लोग, तो वो आधिकारिक जानकारी उसकी देंगे। लेकिन मैं जेपीसी का मेंबर था, इसलिए ये बताना चाहता हूं कि ये बिल पूरी तरह से इस देश का अमन शांति बिगाड़ने के लिए लाया जा रहा है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये बिल देश में जनता के जो बुनियादी मुद्दे, आवाज आ रही है आपको? जी जी संदीप जी, आपने कुछ पूछा? नहीं नहीं नहीं, आप अपनी बात जारी रखिए, आप अपनी बात जारी रखिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये बिल पूरी तरीके से इस देश के अमन को, शांति को बिगाड़ने के लिए लाया जा रहा है, झगड़ा कराने के उद्देश्य से लाया जा रहा है, और देश के गांव-गांव में, शहर शहर में विवाद और झगड़े भारतीय जनता पार्टी प्रायोजित कराएगी। और इसका मकसद और सिर्फ झगड़ा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। नहीं, किस बिना पर ये आप आरोप लगा रहे हैं? अगर वक्फ की, भाई वक्फ बोर्ड कोई फैसला ले, आपको समझाता हूं, उसकी अपील सिर्फ वक्फ ट्राइब्यूनल में हो, अब हाई कोर्ट में भी हो जाए, सिविल कोर्ट में हो जाए, इसमें दिक्कत क्या है? इसमें कौन सी बड़ी आफत है? अभी आपको एक एक चीज का मैं जवाब देता हूं। पहली बात तो यह कि वक्फ में संशोधन के लिए, वक्फ कानूनों को सशक्त और मजबूत करने के लिए के रहमान कमेटी के नेतृत्व में कई वर्षों तक चर्चा हुआ, संवाद हुआ, बातचीत हुई, और उस कमेटी ने 2011 में अपनी एक रिपोर्ट तैयार की। उसके पहले उनकी कुछ रिकमेंडेशंस थी, वो तैयार की वक्फ की संपत्तियों के संबंध में। और जो रिकमेंडेशंस थी, जो उनके कुछ सुझाव थे, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने 2009 में अपने मैनिफेस्टो में, बीजेपी का दोहरा चरित्र देखिए, अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि इन कंसल्टेशन विथ मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स टेक स्टेप्स टू रिमूव इनक्रोचमेंट्स फ्रॉम एंड अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज। ये कह रहे हैं कि वक्फ की संपत्तियों पर जो अवैध कब्जा किया गया है, उसको मुस्लिम धार्मिक गुरुओं के साथ, धार्मिक नेताओं के साथ बातचीत करके उसको हटाने का काम करेंगे। यह लिख रहे हैं अपने 2009 के घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी के लोग। उसके बाद 13 में एक बिल आता है, इसी KR रहमान कमेटी की रिकमेंडेशंस, इनके सुझावों के आधार पर एक वक्फ संशोधन बिल आता है, जिसमें बहुत सारे सुझाव वक्फ प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट के लिए, प्रबंधन के लिए, उसमें कैसे कुछ आमदनी हो सकती है, उसके लिए दिए गए। अब जब यह बिल आता है संदीप जी, तो इस बिल का सपोर्ट कौन करता है? मुख्तार अब्बास नकवी जी, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, राज्यसभा में वो इसको सपोर्ट करते हैं। लोकसभा के अंदर इसको कौन सपोर्ट करता है? लोकसभा में इसको सपोर्ट करते हैं शहनवाज हुसैन जी। उनका पूरा लिखा हुआ है, आप चाहे आप सर्च कर सकते हैं क्या क्या इन्होंने बोला, इन्होंने इस बिल के समर्थन में क्या क्या कहा। और सहमति से कांग्रेस और बीजेपी ने 2013 वक्फ संशोधन बिल पास कर लिया। तो यही तो मेरा सवाल है, इस बार सहमति क्यों नहीं बन रही? अगर कांग्रेस संशोधन विधेयक लेकर आई थी, सब साथ थे, सबके दिल भी मिल गए, इस बार दिल क्यों नहीं मिल रहे?
मैं कह रहा हूं मुख्य हिस्सा छूट जाएगा। संदीप जी, बात पूरी नहीं होगी, अब बस असली मुद्दे पे आ रहा हूं। 2013 में जब इस संशोधन बिल को बीजेपी कांग्रेस सब ने मिलकर पास कर दिया तो उसमें कुछ सुझाव थे। उसमें लिखा था कि वक्फ संपत्तियों का कंप्यूटराइजेशन होगा, यानी कि इसको ऑनलाइन किया जाएगा, इसको लिस्ट किया जाएगा, इसको सूचीबद्ध किया जाएगा। और किया। 2014 में मोदी जी की सरकार आ गई। 2014 से लेकर अब तक मोदी जी की सरकार है देश में। 2014 से लेकर अब तक कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। उन डबल इंजन की सरकारों ने दिन रात सारी मेहनत करके, वक्फ पे मेहनत करके, उन्होंने सारी संपत्तियों को डिजिटाइज्ड कर दिया। ये जानकारी दी है मैंने दर्शकों को, ऑनलाइन कर दिया। और मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि 100% वक्फ की संपत्तियां डिजिटाइज्ड हैं। ये मैंने नहीं कहा, ये मोदी सरकार के मंत्री ने कहा। पूरे देश की वक्फ संपत्तियां डिजिटाइज्ड हैं, ये आप कह रहे हो। और इतना ही नहीं कर रहे हो आपने सर्वोच्च न्यायालय में शपथ पत्र दिया। ये जेपीसी के सामने शपथ पत्र आया था। ये कागज है मेरे सामने पास, आज मेरे पास भी है। इसको भी अपने दर्शकों को दिखाइए और बताइए कितने झूठे लोग हैं ये, कितने झूठे लोग हैं। नहीं, इसमें ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। नहीं, मैंने पढ़ दिया है वो। संजय सिंह, एक मिनट, अभी मुद्दे पर रहते हैं ना। ये मैंने पढ़ दिया है कुमार नित्यानंद का वो हलफनामा जो है। मैं ये कह रहा हूं कि जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मान लिया 2020 में कि देश भर की जितनी भी संपत्तियां हैं वक्फ की, राज्यों के वक्फ बोर्ड से सारे कागजात की जांच पड़ताल के बाद हमने उसको हुजूर माई बाप, हमने उसको ऑनलाइन कर दिया है वामसी पोर्टल पे। ये सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देके मोदी जी की सरकार नहीं, ये बात तो ठीक है, पर दिक्कत क्या है? अगर आज देखिए संजय सिंह, आज की तारीख में भी दोबारा कागज क्यों मांग रहे हो? असदुद्दीन सुनिए ना, असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं मुकेश अंबानी का जो घर है एंटीलिया वो वक्फ की जमीन पर है। बदरुद्दीन अजमल कह देते हैं जिस संसद में आप जाते हैं, जिस राज्यसभा में आप जाते हैं कि यहां पर तो, और इसके आसपास के इलाके भी, ये तो वक्फ की प्रॉपर्टी है। कोई उड़ीसा में जहां भगवान का मंदिर है उसे कहते हैं तो वक्फ की प्रॉपर्टी है। कोई 55 बीघे की बात करने लग जाता है वो शहाबुद्दीन राजवी कि भाई जहां पर कुंभ का मेला हुआ ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। तो कुछ तो वहां पर रोक लगाने के लिए और पारदर्शिता लाने के लिए सरकार कुछ कदम उठा रही है, तो दिक्कत क्या है? संदीप भाई, वक्फ की संपत्ति वक्फ कैसे डिक्लेयर होती है पता है ना आपको? बाकायदा उसका सर्वे होता है, सर्वेक्षण होता है, इंस्पेक्टर जाता है, उसको सर्वे करता है। सर्वे करने के बाद उसमें यह कहता है कि हम ये वक्फ कर रहे हैं, ये व्यक्ति हैं जो दान दे रहे हैं, इस पे किसी को कोई आपत्ति हो इस जमीन पे तो अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। उसके लिए एक निश्चित समय है। उसके बाद वक्फ बोर्ड उसको तब जाके रजिस्टर्ड करता है, पंजीकृत करता है, सारे कागजात देखने के बाद। और क्या चाहिए आपको? फिर आप उसको ऑनलाइन भी कर चुके हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट भी दे चुके हैं। अब आप कह रहे हैं 6 महीने तक कुछ मत कीजिए, सारे कागजात लाइए आप लोग। तो 100 साल, 50 साल, 150 साल नहीं, सरकार ने यह साफ कर दिया 2025 आज की तारीख में जो वक्फ प्रॉपर्टी है, अगर कहीं कुछ घोर गैर कानूनी काम को अंजाम नहीं दिया गया है तो वो तो वक्फ की प्रॉपर्टी बनी रहेगी। उन्हें वापस कहां लिया जा रहा है? संदीप भाई, बिल कल पढ़ लीजिएगा, कल बिल पढ़ लीजिएगा, वरना आ गया है कहिए मैं भेज दूं उसकी कॉपी। उसमें उन्होंने झगड़े का रास्ता खोल रखा है। कहा तो है कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू नहीं होगा, उसके बाद भी इन्होंने अपने तरीके से रास्ता खोल रखा है झगड़ा कराने का। जहां सरकार को लगेगा, अरे सरकार को तो हर जगह लग जाएगा, उनको लगने में क्या समस्या है? कहीं योगी जी को लगेगा, कहीं मोदी जी को लगेगा, कहीं अमित शाह जी को लगेगा। पर एक बात समझाइए, तो और ये सरकार के ही वक्त के ही आंकड़े हैं। 2000, एक मिनट सुनिए ना, 2011 में 2,27,000 वक्फ की संपत्तियां थी। मैंने पूरा ब्यौरा दे दिया आपके जुड़ने से पहले। और 2025 में ये संपत्तियों की संख्या बढ़कर 8,72,000 हो जाती है। 284% का इजाफा। ये संपत्तियां इतनी क्यों बढ़ती जा रही हैं? कहीं तो रोक लगेगी ना, या नहीं लगेगी? सरकार तो सुध लेगी ना।
ये आप कंफ्यूज कर रहे हैं। वक्फ प्रॉपर्टीज 8 लाख है, स्टेट्स जो लिखा हुआ है वो 3,53,000 कुछ उसकी संख्या लिखी हुई है। तो उसमें कई संपत्तियों को मिला के स्टेट्स उसको डिक्लेयर करते हैं, तो वो प्रॉपर्टीज की संख्या वो अपने आप में ज्यादा लग रही है। बाकी इन्होंने सारे कागजात स्टेट गवर्नमेंट तो सारे कागजात अभी पर वेट एंड वॉच है। विपक्ष तो अपनी तैयारी कर ही रहा है। आप जुड़े और बड़ी अहम बैठक छोड़कर आए भी, उसके लिए शुक्रिया। लेकिन अभिषेक झा, मैं एक अंतिम बात हाँ करिए। मैं एक अंतिम बात कह के, संदीप जी ये कह रहे हैं कि साहब सच्चर कमेटी की एक रिपोर्ट आई कि अगर वक्फ संपत्तियों का सही प्रबंधन किया जाए तो 12,000 करोड़ रुपए ये कमा सकते हैं। मैंने जेपीसी के सामने सुझाव दिया, अकेले नीरव मोदी को पकड़ो, 20,000 करोड़ उससे वसूलो, करोड़ों मुसलमानों के भले के लिए 12,000 करोड़ दो, 8,000 करोड़ अपने पास रखो। उसी सच्चर कमेटी के आधी अधूरी रिपोर्ट को आपको बताते हैं। उसी सच्चर कमेटी ने रिकमेंड किया है कि देश भर में तमाम संपत्तियों पे राज्य सरकारों ने, केंद्र सरकार ने कब्जा कर रखा है, उसको छुड़वाओ। उसके बारे में आपसे चर्चा नहीं करते, उसके सत्यता को ये बताते नहीं। ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में लिखा हुआ है। ठीक है। और आमदनी की जहां तक आपने बात की, मैं आपको बता दूं यहां पर, एक सेकंड दर्शकों को मैं बता दूं, 2019 में 151 करोड़ थी वक्फ की संपत्ति, अब ये हो गई है 1 करोड़ सिर्फ 30 लाख। बहुत बहुत शुक्रिया संजय सिंह। लेकिन अभिषेक झा, पहले तो सीधा सवाल, कल वक्फ संशोधन विधेयक आ रहा है, आप समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे, या आप अभी वेट एंड वॉच मोड में हैं? संदीप जी, इस डिबेट के माध्यम से तो फैसला नहीं सुनाया जा सकता है। और आप जानते हैं कि हमारी पार्टी से हमारे सांसद दिलेश्वर कामत जी जेपीसी के मेंबर हैं, और जितनी भी आशंकाएं विभिन्न मुस्लिम संगठनों से मैं प्राप्त हुई या पार्टी की जितनी क्वेरीज या सलाह थी वो सब जेपीसी को बता दिया गया है। हम आशान्वित हैं कि सबको इंक्लूड उसमें कर दिया गया है और कल बिल पेश होना है। असमंजस क्यों है इतना करेगा? और सीधा हाँ या ना का सवाल है, आप सरकार के साथ हैं या नहीं है? क्या मैं अधिकृत हूं संदीप जी हाँ या ना जवाब आपको यहां पर दे देने के लिए, या फिर हाँ या ना का जवाब जो देना है इस बिल को लेकर के वो यहां देने से होगा? अल्टीमेटली हाँ या ना समर्थन या समर्थन नहीं देने का जो फैसला है वो तो सदन के पटल पर नहीं, इसमें आप इस बात को लेकर मुतमईन हैं? ये आपके गले उतर गया है। 11 साल से सरकार है, ये यकायक इतनी आतुरता सरकार जो दिखा रही है वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर, क्या ये जरूरी है? क्या दरअसल ये मुसलमानों के हित में ही है? इस बात को लेकर आप आश्वस्त हैं? देखिए, कोई भी फैसला जो मुसलमानों के हित में नहीं होगा हम किसी कीमत पर उसका समर्थन नहीं करेंगे। आपने देखा है नीतीश कुमार जी की कार्यशैली को, किस तरह से सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द उन्होंने स्थापित किया बिहार के अंदर। इतनी योजनाएं हमारे अल्पसंख्यक भाइयों के लिए हैं। आज जो लोग हितैषी होने का ढोंग कर रहे हैं, वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को और समझते हैं कि सिर्फ ऐसे मुद्दों पर अपनी राजनीति चमका लेंगे तो खास समाज के वोट के ठेकेदार हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। नीतीश जी ने मुसलमानों का इतना हित, चिंता नहीं की, इतना हित साधने की एक मिनट एक बात सुनिए ना। बीजेपी केंद्र सरकार में बीजेपी का कोई एक मुस्लिम मंत्री है या कोई एक मुस्लिम सांसद है? 80-20 की वो बात करती है, वो कह रही है नहीं मुसलमानों के हित के लिए है। ये बात आपके गले उतरती है? मैं बिल्कुल सीधा सवाल पूछ रहा हूं आपसे। संदीप जी, मुझे लगता है कि आप मुझे अब एनडीए के व्यापक प्रवक्ता के रूप में देख रहे हैं शायद, इसलिए आपने मुझसे यह सवाल किया है। मैं जनता दल यूनाइटेड का प्रवक्ता हूं। आप मुझसे मेरी पार्टी की बात करेंगे तो हमारी पार्टी ने इतने लोगों को टिकट दिया, इतने सारे हमारे एमएलसी अल्पसंख्यक समाज से हैं, मंत्री हैं बिहार सरकार में, हमारी पार्टी से हैं जमा खान साहब, तो हमने हमेशा रिप्रेजेंटेशन दिया है। केंद्र की सरकार में समानुपातिक तरीके से क्या है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, इस पर विस्तृत तरीके से वो लोग बता सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का खुद का घोषणा पत्र, एक मिनट सुनिए ना, और अल्पसंख्यक तत्कालीन अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का कहना सारी वक्फ प्रॉपर्टी जितनी संपत्तियां वो तो 100% डिजिटाइज हो चुकी हैं।
तो ये तिल का ताड़ बनाने की कोशिश की जा रही है जी। ये तो कब्जा कर लेते हैं ये मुसलमान हमारी जमीनों पर, कहीं भी वक्फ कुछ भी बोल देता है कि ये वक्फ की जमीन हो गई और वो हो जाती है। आधी अधूरी जानकारी पेश की जा रही है क्या? देखिए कोई नहीं, अब जानकारी पूरी दुरुस्त हो ये हर किसी की इच्छा होती है, और त्रुटियां गड़बड़ियां तो होती ही हैं संदीप जी। इसको कह देना कि सब कुछ 100% पारदर्शी होकर के सब कुछ बेहतर नहीं, ये तो कतई नहीं, मैं कह रहा हूं। हाँ। और हमें लगता है कि आने वाले समय में जो प्रयास है, आने वाले समय में जो प्रयास है वो इसी दिशा में है कि हम एक्यूरेसी की तरफ बढ़ पाए, ट्रांसपेरेंसी की तरफ बढ़ पाए और सब कुछ बहुत बेहतर और अच्छा हो सके। तो वक्फ बोर्ड में अब इसीलिए चलिए महिलाओं की बात समझ में आती है भाई, वक्फ बोर्ड मुसलमान की संपत्तियों के लिए है कि नहीं? ये हिंदू संपत्तियों का तो है नहीं, इसमें गैर मुसलमान सदस्य भी होने चाहिए। तो अमरनाथ श्राइन बोर्ड, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में मुसलमान भी होने चाहिए, गोइंग बाय दैट लॉजिक। आपको जानकारी होगी, नहीं, मुझे लगता है कि संदीप जी आपको जानकारी होगी, तिरुपति बालाजी बहुत बड़ा तीर्थ धाम है हिंदुओं का, उसमें भी जो कई सदस्य हैं वो नॉन हिंदूज हैं। देखिए बहस ये नहीं है कि आपके समाज के लोगों को इसमें रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, नहीं, जरूरत ऐसी नौबत क्या आ गई कि जिस हिसाब से इन बॉडीज की फंक्शनिंग होती है। अब ये तो अलग की बात है कि भाई अगर हम किसी दिशा में सकारात्मक पहल कर रहे हैं कि और गुणात्मक उसमें सुधार हो सके, तो अब ये सवाल ये बात जायज है आपकी। सकारात्मक, एक सेकंड सुप्रिया श्री ने, सकारात्मक अगर पहल है, कुछ दुविधाएं हैं, कुछ दिक्कतें हैं, तो अगर सरकार संशोधन लेकर आ रही है, आप उसमें निट पिकिंग कर रहे हैं, बाल की खाल निकाल रहे हैं। बीजेपी ने तो आपका समर्थन किया था ना 2013 में जब आप संशोधन विधेयक लाए थे। वो संशोधन विधेयक किस आशय से लाया गया था और ये संशोधन और उम्मीद जो नाम है बिल का, वो क्यों लाया जा रहा है, ये बच्चा बच्चा जानता है। देखिए संदीप जी, मैं 3-4 बातें क्रमवार बोलना चाहती हूँ और मुझे आशा है कि आप मेरी उन बातों को सुनेंगे, क्योंकि एक डिस्कशन अच्छा होना चाहिए। कल 2 अप्रैल है, कल अमेरिका हमारे ऊपर कुछ ना कुछ टैरिफ लगाने वाला है। वो टैरिफ लगेगा, बाजार गिरेगा, हड़कंप मचेगा, लोग उस पर चर्चा करेंगे। मोदी सरकार घुटने टेक रही है, मोदी सरकार देखिए क्या टैरिफ माफ करती है, उस पर डिस्कशन नहीं होगा। जो हमारा फ्यूचर तय करने जा रहा है, हमारा ट्रेड, हमारी इकोनॉमी तय करने जा रहा है, कल ही विधेयक लाया जा रहा है, कल ही लाया जाएगा। कल सारी चर्चा वक्त पर होगी, परसों सारी चर्चा वक्त पे होगी। हिंदुस्तान पे इतना बड़ा प्रहार होने वाला है कल, उसकी किसी को कोई चिंता नहीं है। क्यों नहीं है? आप खुद समझ गए, समझदार को इशारा काफी है। देखिए बदनीयती मैं क्यों कहती हूं, सीएए लाया गया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोदा जा रहा है, हर गली मोहल्ले में खुदवाइएगा आप। एक बदनीयती है इस सरकार में और इसलिए विश्वास नहीं है कि ये कोई चीज कर सकते हैं। आपने भी अपने ओपनिंग लाइन में बोला, यहां पर भी बोला जा रहा है, सकारात्मक किया जा रहा है, मुसलमानों के उत्थान के लिए किया जा रहा है, मुसलमानों की बेहतरी के लिए किया जा रहा है। आप सारा काम मुसलमानों के उत्थान और बेहतरी के लिए ही क्यों कर रहे हैं जनाब? थोड़ा काम हिंदुओं की बेहतरी के लिए करिए। पता तो करिए 87% गोल्ड लोन क्यों बढ़ रहे हैं, पता तो करिए कि इस देश पर 216 लाख करोड़ कर्जा किसने डाल दिया, पता तो करिए कि रोजगार जिनको बनाना था वो लोगों को बेरोजगार करके चुप क्यों बैठे हुए हैं, पता तो करिए कि महंगाई का क्या आलम है, उस पर कोई चर्चा नहीं होगी। मध्यम वर्ग का जो शेयर नेशनल इनकम में था वो ब्रिटिश राज के पहले वाले लेवल पर चला गया, कोई चर्चा सुनी आपने? एक शो किया होगा, उसके अलावा किसी ने इस पर कुछ नहीं कहा। तो थोड़ा भला हिंदुओं का भी कर दीजिए, काहे सारा भला मुसलमानों का ही जब आप लगातार सरकार को घेरती हैं सुप्रिया, हाँ, अभी बोलिएगा, मैं पूरा वक्त दूंगा, पर यहां पर मैं एक बीच में इंटरजेक्शन कर रहा हूं। आप कहते हैं मुसलमान विरोधी है बीजेपी, अगर मुसलमानों के हित में काम करती है तो आप कहते हैं क्यों कर रहे हो भाई काम, चित भी मेरी पट भी मेरी। कौन सा काम हित में कर रहे हैं, कौन सा काम हित में कर रहे हैं आप बताइए मुझे। सकारात्मक काम कहकर क्या सकारात्मक कर रहे हैं? योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं निजी स्वार्थ का केंद्र बन गया है, वक्फ जबरन कब्जा करने का जरिया बन गया है, तो वक्फ ने मुसलमानों का भला नहीं किया, हम मुस्लिम समाज को फायदा देना चाह रहे हैं, उनका भला करना चाह रहे हैं। अरे योगी जी उस सरकार, उस महकमे के मुख्यमंत्री हैं जिनकी पुलिस 5 दिन बाद शव जो जिसका पेड़ पीछे
पेड़ से लटके हुए शव जिसका हाथ बंधा हुआ था कह देती है आत्महत्या है। वो वाले मुख्यमंत्री, उनकी बातें मत करिए। वो क्यों कहते हैं, इन नमूनों के बस की बात नहीं है बताना कि ये सब क्यों हो रहा है, छोड़िए उस बात को। मैं यहां पर ज्यादा बड़ी बात करने जा रही हूं, ये बात आपके दर्शकों को सुननी जरूरी है। यह बिल कहता है जो 5 साल तक इबादत करेगा मुसलमान वही दान कर सकता है वक्फ पे। दुनिया में कौन डिसाइड करेगा कौन कैसे इबादत करेगा? हर मुसलमान के घर में सीसीटीवी कैमरा लगवाइएगा क्या? यही बीजेपी पानी पी पी कर सच्चर रिपोर्ट को कोसती थी, आज सच्चर रिपोर्ट को सहारा बना के चल रही। सच्चर रिपोर्ट ने तो कहा है ना कि 355 से ज्यादा संपत्तियों पर सरकारी कब्जा है, पहले उसको हटाया जाए। उसको हटाने के लिए क्या कर रहे हैं? वक्फ कॉर्पोरेशन बोर्ड एक बनाया जाए 500 करोड़ के रिवॉल्विंग कॉर्पस का, उसको बनाया गया क्या? उन्होंने कहा 12,000 करोड़ रुपए आ सकते हैं। अरे भैया, मस्जिद में टिकट थोड़ी लगाया जाएगा, कब्रिस्तान में मुर्दों से थोड़ी वसूला जाएगा। ज्यादा चिंता है, संजय सिंह कह तो गए नीरव मोदी को ले आओ, 12,000 करोड़ आप यहां दे दीजिए मुसलमानों को, 8,000 करोड़ आप सरकारी खाते बही खाते में रख लीजिए। अच्छा, उसके बाद झूठ बोला जा रहा है महिलाओं को आने में आसानी होगी। 2013 के संशोधन में महिलाएं ऑलरेडी वक्फ बोर्ड पर नॉमिनेट की जा सकती हैं। एक और बात यहां पर, क्योंकि यह भी झूठ बोला गया यहां पर थोड़ी देर पहले, गैर मुसलमानों को वक्फ बोर्ड की संपत्ति वक्फ बोर्ड में शामिल किया जाना। राम जन्मभूमि का ट्रस्ट बना, उसमें 3 ऐसे लोग हैं, एक आईएएस सेंट्रल गवर्नमेंट से जो ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक का होगा, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू होगा तभी आ सकता है। आईएएस अधिकारी स्टेट का अगर हिंदू होगा और सेक्रेटरी रैंक का होगा स्टेट पे तभी आ सकता है। और अयोध्या का डीएम अगर हिंदू नहीं हुआ तो वो ट्रस्ट का हिस्सा नहीं बनेगा, एडिशनल कलेक्टर बनेगा। तो यहां पर आप ये कर रहे हैं, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो पार्लियामेंट के लॉ से चलती है, उसमें सिखों के अलावा क्या क्रिश्चियंस को डाल दीजिएगा? मुझे लगता है विविधता बहुत अच्छी है, लेकिन आर्टिकल 25 और 26 अपने धर्म स्थलों को अपने अनुसार चलाने तो क्या यहाँ पर जानबूझकर, ठीक है मैं समझ गया सुप्रिया, सौरभ मालवीय, हाँ बात खत्म कीजिए प्लीज, क्योंकि अभी 3 मेहमान बिल्कुल नहीं बोले। अंतिम बात, वामसी जो वक्फ असेसमेंट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया है उस पर 100% डिजिटाइजेशन हो चुका है। तो व्हाई फिक्स व्हाट एंड ब्रोक? आपके पास सारे डिटेल्स हैं, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। वो बात कई बार आ चुकी है कार्यक्रम में कि सारे रिकॉर्ड्स तो हैं ही, और इसलिए आप पर नियत पर सवाल उठ रहे हैं। प्रोफेसर सौरभ मालवीय है, ये इतना भला करने के लिए इतने आतुर क्यों दिखाई दे रहे हैं आप मुसलमानों को लेकर? और कहा जा रहा है जबरन कब्जा का जरिया बन गया है वक्फ। कहां कब्जे हो रहे हैं? यहां तो सारे रिकॉर्ड्स डिजिटाइज्ड हैं, आपकी ही सरकार उसकी तस्दीक कर रही है। संदीप जी, यह सरकार संविधान से चलने वाली है और संविधान से चलती है। एक कांग्रेस की सरकार नहीं है कि जो बोल दिया वो कानून हो गया। लेकिन मुस्लिम समाज और हिंदू समाज और हिंदू और मुस्लिम इस दोनों के दायरे में बांट के ऊपर सबके साथ सबका विकास वाला काम हो रहा है, इसलिए उधर उन बयानों का कोई मतलब नहीं है। लेकिन 1-2 बातें मैं जरा स्पष्ट कर देना चाहूंगा संदीप जी। पूरा यह विधेयक मुस्लिम समाज के हित में है। आज पूरा भारतवर्ष का हर मुसलमान इसके पक्ष में खड़ा है। और कौन सा जनमत संग्रह कराया आपने? मैं जोर देके बोल रहा हूं, कौन सा जनमत संग्रह कराया? अरे आधार तो बताइए, आधार तो बताइए किस बिना पर ये दावा कर रहे हैं। देखिए संदीप जी, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सत्ता में चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा कोई कान में कोई आकाशवाणी हो गई, कोई फुसफुसा कर चला गया, सारे मुसलमान इसके फेवर में हैं। किस आधार पर कह रहे हैं सौरभ भाई, ये तो बताइए ना। सारे मुसलमान, खासकर सुनिए संदीप जी, मैं बता तो रहा हूं, वही बात तो बता रहा हूं। और मुसलमानों में भी 2 बातें, मुसलमानों में भी युवा मुसलमान और महिला मुसलमान, जितनी महिलाएं हैं वह इसके लिए बहुत खुल के बाहर आई हैं। क्यों? 3 कारण आपको बता देता हूं, और कोई नहीं, आपने समय अंत में दिया है तो 2-3 कारण मैं बता दूं। सबसे पहला, संपत्तियों के सत्यापन और विवाद से मुस्लिम समाज त्रस्त है, परेशान है, और उन जिन लोगों की कब्जा है उस कब्जा से मुक्ति। कितने परिवारों की संपत्तियों के साथ दुर्दशा हुई है, उन परिवारों को जरा पता किया जाए और देखा जाए। एक बात, संपत्तियों का सत्यापन और निस्तारण मुस्लिम समाज के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा, महिलाओं की अनदेखी, आप भी जानते हैं, सत्तर कमेटी की भी रिपोर्ट, और सबको पता है कि आज मुस्लिम समाज में महिलाओं की क्या स्थिति है। कल्पना करिए कि मुस्लिम महिलाएं इसकी हिस्सा बनती हैं, इसके निर्णायक भूमिका में आती हैं, तो कहां से कहां न्याय होगा और कितना जबरदस्त होगा। तीसरा, विवादों का निपटारा मुख्य उद्देश्य है।
और अंतिम बात एक चीज और इसमें जोड़ना चाहता हूं संदीप जी, वह है कि ये जो मनमानी शक्तियां हैं ना, मुस्लिम समाज के जो कुछ लोग बैठे हुए हैं और कुछ लोगों की परस्ती पर काम कर रहे हैं, एक प्रकार से मैं ये शब्द तो यूज नहीं करूंगा, परस्ती लेकिन शब्द दबंगई नहीं, और मैं वो गुंडई अंडरलाइन कर रहा संपत्तियों हूं के लिए जो उनकी परस्ती है, शब्द। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। तो इसलिए ये जो नहीं, ये जो दबंगई है, दबंगई उनकी, और जो एक प्रकार से परस्ती कब्जा और गुंडई दबंगई। करना, अब एक चीज उसका बताइए, निस्तारण आप तो लखनऊ में रहते हैं, निस्तारण होना चाहिए। ये सुन्नी वक्फ बोर्ड है यूपी का, इसके अध्यक्ष कौन है सौरभ भाई? प्यारा सा नाम है उनका, जफर फारूकी, यही नाम है। 24 साल से अध्यक्ष बने हुए हैं। जी, दुनिया भर के आरोप लगते हैं अवैध कब्जे के, आपकी सरपरस्ती, आपने वो शब्द इस्तेमाल किया, पूरा बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं उसका। दिए तले अंधेरा हो रहा है लखनऊ में ही। संदीप जी, आप लखनऊ आके देखिए और अपने रिपोर्टर को भेज दीजिए, हर चीज की मैं नाम लेकर बोल रहा हूं, पूरी तरह से सब कुछ यहाँ। अच्छा, सब कुछ मैं पारदर्शी है, आधार पर बोल ठीक रहा है। हूं। चलिए, आप कह रहे हैं मैं पारदर्शी है। उसी एक सेकेंड, फराज किदवाई, देखिए अब थोड़ा सा वक्त, थोड़ा सा टाइमलाइन टाइट होती जा रही है। फराज, जफर फारूकी तो बिल्कुल वक्फ, सुन्नी वक्फ बोर्ड के कामकाज में उन्होंने बिल्कुल जन्नत ला दी है, ऐसा कह रहे हैं सौरभ मालवीय। संदीप जी, यू करेक्टली पॉइंटेड आउट कि 24 साल से वो लगातार चेयरमैन हैं और पिछले 8 साल से भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार है। संदीप जी, बहुत सारी बातें यहाँ पर हो गई हैं, और क्योंकि आपका ये ऐसा शो होता है कि जिसमें कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स रखने को मन करता है, मैं बहुत कुछ पढ़ के आया था, बट आई अंडरस्टैंड की टाइम की कुछ वो है। संदीप जी, रतिलाल पंचनद गांधी वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे के केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, आपको तो पता ही होगा, आपके दर्शकों के लिए बता दूं कि पता है क्या बोला था, कि धार्मिक मैटर्स में द राइट ऑफ मैनेजमेंट गिवन टू रिलीजियस बॉडीज अ फंडामेंटल राइट दैट नो लॉ कैन टेक। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, मैंने आपको केस के बारे में ही बताया। दूसरा, अभी बात हुई तिरुमाला तिरुपति की, उसमें 18 एम्प्लॉइज को जो आइडेंटिफाई किए गए थे, इसलिए निकाल दिया गया कि एलिजिडली वो नॉन हिंदू रिलीजियस एक्टिविटीज को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अगर नॉन हिंदू रिलीजियस एक्टिविटीज को प्रैक्टिस कर रहे थे तो उनको क्यों निकाला गया? पहली बात। दूसरी बात, फैजान मुस्तफा साहब का एक आर्टिकल छपा था द हिंदू में, उसमें वो ये बोलते हैं कि जो हिंदू टेंपल बोर्ड है संदीप जी, उसमें एक शर्त है कि केवल हिंदू ही उन टेंपल में मेंबर बनेगा। और सुनिए आप, मजेदार बात, और हिंदू की परिभाषा आर्टिकल 25 की जो संविधान में परिभाषा दी है उसके हिसाब से नहीं होगा। और आर्टिकल 25 में हिंदू की क्या परिभाषा दी गई है कि उसमें सिख भी जाएंगे, जैन भी आएंगे, बुद्धिस्ट भी आएंगे। दिस इज द आर्टिकल दैट हैज बीन पब्लिश्ड इन द हिंदू। और ये नहीं, आप भी विषयांतर हो रहे हैं क्या फराज भाई? बीच में मैं रोक रहा हूं। देखिए, बदनीयती तो है, कुछ लोगों ने धंधा भी बना रखा वक्फ बोर्ड में। अगर उसमें पारदर्शिता और जवाबदेही तय हो रही है तो दिक्कत क्या है? या जो जैसे वक्फ चल रहा है अभी, वक्फ बोर्ड 32 बोर्ड है, वो बिल्कुल दुरुस्त है। मैं आपको बता, नहीं दुरुस्त नहीं, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है संदीप। और इस देश में लगभग सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो दुरुस्त नहीं है। आज आपको अगर अपने एक छोटे से प्लॉट का बाराबंकी शहर में दाखिल खारिज कराना होगा तो 5,000 रुपए रिश्वत देनी पड़ेगी। तो बंद कर दीजिए तहसीलें संदीप जी, क्या जरूरत है तहसीलों की? या वहां पर कुछ रिफॉर्म्स नहीं लाए जाएंगे? अगर आपको खितौनी पर विरासत करनी होगी तो आपको एमपी एमएलए से नीचे अगर फोन नहीं गया तो आपकी नहीं होगी संदीप। प्रॉब्लम क्या है कि देखिए अभी क्या हो रहा है संदीप जी, कि वक्फ बोर्ड में जो 2 मेन चीजें हैं, बस मैं वो हाईलाइट करूंगा। हाँ, 30 सेकंड प्लीज। आई नो द प्रेशर ऑफ टाइम। जी जी संदीप जी, आज की तारीख में जो वक्फ बोर्ड के जो मेंबर्स हैं, उनका जो सिलेक्शन हो रहा है वो थ्रू इलेक्शन हो रहा है संदीप जी। और मैं आपको बताऊं कि वक्फ एक्ट 1995 का जो सब क्लास 4 ऑफ सेक्शन 14 है, वो ये कहता है कि जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं एग्जिस्टिंग, उनकी संख्या सेलेक्टेड मेंबर से या जो नॉमिनेटेड मेंबर्स है उससे ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन अब क्या सरकार करने जा रही है?
सरकार ये करने जा रही है संदीप जी के जो सेक्शन 14 में जो ये अमेंडमेंट कर रहे हैं उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि द बोर्ड फॉर अ स्टेट एंड एनसीटी ऑफ दिल्ली शैल कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 11 मेंबर्स दैट शुड बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल बाय द तो बहुमत के खेल में भी कुछ खेल किया जा रहा है। ठीक है, अब एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि वाजपेयी जेडीयू कल बिल का समर्थन करने वाली है। आप बिल के समर्थन में हैं? ऐसा है, बिल की कॉपी पहुंच गई है हम लोगों के पास और अभी हम आधे घंटे बाद बैठ रहे हैं। क्योंकि हुआ क्या कि जेपीसी में हमारी पार्टी मेंबर थी, अरुण भारती मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हमारी पार्टी से हैं वो भी उसमें मेंबर थे। हमने सजेशंस दी थी और ये जरा दिमाग से निकाल लें कि मुस्लिमों के खैरख्वाह ये कांग्रेस या बाकी विपक्षी दल है। नहीं, हम भी है, जैसे इतने सारे मंत्री भी हैं, सांसद भी हैं। नहीं, खासतौर से हम भी हैं। अच्छा, हाँ, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने बहुत सारी ये ध्रुवीकरण का हथियार नहीं है। अरे नहीं भाई, ये रेगुलेट करने की बात है। देखिए, देखो एक्चुअल एक्ट था 2013 मुसलमानों के हकों के लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे। चिराग पासवान ये ताल ठोकते हैं, आज भी खड़े हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। मैं ये कहता कि असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को, चिराग पासवान को, चंद्रबाबू नायडू को जवाब देना होगा मुसलमानों को जाकर। हम तो हर रोज हर इलेक्शन में देते हैं, हर वक्त देते हैं मुसलमानों को। ये कोई बात नहीं है, मुसलमानों को नहीं देते, सारी जनता को देते हैं जवाब। जवाब नहीं देंगे तो जीतेंगे कैसे, और जीतेंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे? वो नहीं है इशू। इशू ये है कि वक्फ बोर्ड में आपने 1 घंटा पौना घंटा हो गया है, बताएं क्या खामियां है? सुप्रिया श्रीनीत, मैं चैलेंज करता हूं इनको, खामियां बताएं मेरे को 1 2 3 4 5, और नहीं तो मैं फायदे गिनाता हूं। पहला फायदा क्या है इसका कि ये जो भ्रष्टाचार उसके अंदर बैठा हुआ है, आपने खुद ही बताया 9.7 लाख एकड़ जो जमीन है उस पर कब्जे होते हैं। अभी संजय सिंह कब्जे होते हैं, सारा डिजिटाइज तो हो गया। मैं बताता रहा हूं, उसका एक जरा सा एग्जांपल देता हूं आपको। ये संजय सिंह ने कहा कि सर्वे आता है, सर्वे करके हो जाता है। उसका एक्चुअल फैक्ट ये है, एक क्लर्क सर्वे करने आता है, उसने जो 1 पन्ने की रिपोर्ट लगा दी, उसके बेस पे गजट नोटिफिकेशन हो जाता है। पूछा भी नहीं जाता कि ये प्रॉपर्टी किसकी है किसकी नहीं है। और 2013 में आप सब लोग सर्वसम्मति से संशोधन विधेयक क्यों पास हुआ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तब भी ट्रांसपेरेंसी की बात थी, आज भी ट्रांसपेरेंसी की बात है। और कांग्रेस से पूछिए ना, उस वक्त अमेंडमेंट अलाउ हो गया और हम अमेंडमेंट करें तो गड़बड़ हो गई। गैर मुसलमान भी आएंगे, महिलाएं भी आएंगी। अब मैं आता हूं उसी पॉइंट पे। जो 11 मेंबर की कमेटी, देखो पहले 2 चीजें हैं, एक सेंटर बोर्ड है, एक स्टेट बोर्ड है। स्टेट बोर्ड में कंपलसरी है कि मुस्लिम ही होंगे, मुस्लिम ही होंगे, मुस्लिम होंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो सेंटर बोर्ड है उसमें 11 की जगह हमने कर दिए 12 मेंबर होंगे और उसमें 2 जो हैं वो ब्यूरोक्रेट सेटअप होगा। रेगुलेट करना है। अच्छा, रेगुलेट करना। रेरा हम क्यों लाए, रेरा क्यों लाए? अच्छा बताइए आप मेरे को। नहीं, अब वो उस पर तो आते हैं, पर कल का दिन राजनीतिक लिहाज से, अब बाकी डिटेलिंग में तो हम चले गए अभय दुबे, राजनीतिक लिहाज से कितना महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि कुछ लोग जो अपनी विचारधारा की दुहाई और ताल ठोकते थे, जिसमें जेडीयू भी है, टीडीपी भी है और एलजेपी और आरएलडी भी, कल वो भी कसौटी पर कसे जाएंगे। देखिए, उनके ऊपर दबाव है और भारतीय जनता पार्टी भी समझती थी कि हमारे चारों जो गठजोड़ पार्टनर हैं इनको मुश्किल होगी। मेरे ख्याल से उसी मुश्किल से बचने के लिए ही ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई थी, क्योंकि पिछले साल पेश हुआ था बिल तो दरअसल अगस्त में बनाई गई थी। और मेरे ख्याल से उस पूरी कमेटी के बनाने का मकसद ही ये था कि एक पतली गली तैयार की जाए जिसमें से हमारे ये चारों पार्टनर निकल जाएं और वक्फ बिल को समर्थन भी दे दें और किसी भी तरीके की इनको कोई राजनीतिक खास दिक्कत ना हो। तो मुझे तो लगता है ये पूरी कवायद इसीलिए थी। अगर ये कवायद इसलिए नहीं होती तो इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन अलग तरीके का गठन होता। इसका गठन जिस तरीके से किया गया है उसी से लग रहा था कि ये गठन इसीलिए किया गया है ताकि पूरे एनडीए के सभी पार्टनर को, जिनके समर्थन के आधार पर सरकार को नहीं, इसमें खेल क्या है कि ये भी है कि भाई जो टीडीपी के, अब खबर आ रही है 3 संशोधन थे वो विधेयक में शामिल कर लिए गए हैं। जो विपक्ष के सांसद थे उनके जो संशोधन थे वो रिजेक्ट कर दिए गए, खारिज कर दिए गए। तो सवाल तो वहां है ना, आम सहमति तो इस बात पर बनेगी। मैं इसीलिए, वो तो एनेक्चर का हिस्सा भी नहीं थे, बाद में जब हम और आप एक ही बात कह रहे हैं। मेरा कहना है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के जरिए ये तर्क विकसित किया गया कि जो एनडीए के 4 पार्टनर हैं, इन चारों पार्टनर के संशोधन उसमें शामिल कर लिए गए। हेमा समर्थन करेंगे दर्शक, वो कह रही है वक्फ बिल ने एनडीए के सहयोगी दलों के सामने कुएं और खाई वाली अजीबोगरीब स्थिति पैदा कर दी है। अभी तो ब्रेव फेस दिखा रहे हैं। ये स्थिति पैदा उस वक्त थी जब इस बिल को पास किया गया था। आप उस पूरे
पूरे घटनाक्रम को देखिए, जैसे ही बिल रखा गया तुरंत तेलुगु देशम के एक सांसद ने खड़े हुए कहा कि इसको ज्वाइंट पार्लियामेंटरी कमेटी को सौंप दिया जाए। हाँ, ये 8 फौरन अगस्त की एक बात पर्ची कर रहे आई हैं किरण आप। रिजिजू के सामने और उन्होंने तुरंत उसको मान लिया और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बन गई। जगदम्बिका पाल को के तो हाथ में मतलब उसकी अब ये लगाम सौंप दी क्या गई। हम ये मान यही कर चले तरीका था कि अब ये पास होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो 4 दलों की हम बात कर रहे हैं गाए बगाए या तो ज्यादा से ज्यादा वेट एंड वॉच, वरना अब खबर आ गई कि जेडीयू भी समर्थन कर रही है। मेरे ख्याल सारे लोग समर्थन कर देंगे कल सारे लोग समर्थन ये कर सारे लोग देंगे। समर्थन कर देंगे, क्योंकि संयुक्त संसदीय समिति इसीलिए बनाई गई थी ताकि उनके समर्थन करने का तर्क नहीं, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, बहुत से हमारे दर्शक कह रहे हैं कि नहीं अभी बिहार के चुनाव तक इंतजार किया जाएगा, कोई ना कोई और तकनीकी पेंच अगर बिहार के चुनाव तक इंतजार करना होता तो फिर उसको कल क्यों पेश किया जाता उसको? अगर बिहार के चुनाव तक इंतजार करना होता तो आराम से टाला जा सकता था, उसमें क्या बात है? तो मतलब सरकार ने पूरे तरीके से मन बना लिया। यहां तक कि जगदम्बिका पाल से कहा जा सकता था कि वो रिपोर्ट ही देर से दें। हाँ, रिपोर्ट क्यों? उनका जो कार्यकाल जो है वो बढ़ा दिया जाता। हाँ, 13 फरवरी को उन्होंने रिपोर्ट संसद में जी, पेश कर दी थी, तो इसको रोका जा सकता था। तो अब वक्फ संशोधन विधेयक रुकने नहीं वाला है क्या? ये बात अब तय होती दिखाई दे रही है क्या? आज सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।